तो कल वाले में हमने इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन करा था और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी पता किया था, ठीक है। पर उसमें क्या है, मैंने ये कुछ चीजें जो है ये स्किप कर दी थी क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम हैं, एज यू कैन सी, हम एक एक को उठा के चलेंगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। इससे अच्छा ये होगा कि आप इसको थोड़ा खुद से देख लें, एज बिकॉज इसमें यही है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च करी थी, आई मीन उसने उसका क्या कंट्रीब्यूशन था इकोलॉजी में, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, जैसे कि इसने बोला है इंडियन सिनेरियो के अंदर अगर हम देखते हैं जो हमारी धार्मिक किताबें हैं जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ठीक है, जो हमारे वेद हैं, संहिताज हैं, तो ये जो हमारी जो किताबें हैं इनमें क्या है, इकोलॉजी के बारे में वहां भी बात करी गई है, ठीक है। वहां पे इस चीज का हमने ये जो वर्ड इन्वेंट करा है इकोलॉजी, ठीक है, वो नहीं था, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पे ये बताती हैं कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड हम शुरू से ही हैं, ठीक है। जैसे कि जब पहले किसी को कोई बीमारी हो जाती थी, ठीक है, उसकी तो मेडिसिन जो थी, जो उसको दवाइयां दी जाती थी, जो सर्जरी के लिए उसके जो भी ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता था, वो मोस्टली प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट होते थे, है ना, प्लांट्स को यूज करा जाता था। तो बेसिकली उस टाइम पे भी क्या था, प्लांट और एनिमल इकोलॉजी दोनों उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, बट टर्म्स थोड़ी अलग थी, उन्होंने इतना डीपली नहीं सोचा था, बट स्टिल उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। बहुत स्टार्टिंग से, शुरू से ही हम एनवायरमेंट पे डिपेंड चल रहे हैं। कोई भी बायोटिक है, बायोटिक चीज है, एबायोटिक तो नहीं भी कहेंगे, बट बायोटिक जो मेनली है वो क्या है, वो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड होके आगे चलती है, ठीक है। सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया बिगिन हो गया था बहुत पहले ही। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया के अंदर जो वेजिटेशन है वो करी थी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने, उन्होंने शुरू करी। तो जो फर्स्ट कंप्रीहेंसिव अकाउंट, कहने का मतलब है कि जो सबसे पहला एक ऐसा केस जो था, वो एक इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर दुग्गन थे, ठीक है, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे सॉरी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एनवायरमेंट के अंदर जो कम्युनिटीज का सक्सेशन होता है, सक्सेशन से एक मतलब आप ये निकाल सकते हो उनका जो डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस करा कि वहां से इकोलॉजी की स्टार्ट हुई थी। एक्सटेंसिव सिनोलॉजिकल स्टडीज वर कैरिड आउट ऑन द ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज इंडिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है साइनिकोलॉजिकल, ठीक है। अभी फर्दर हम आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इकोलॉजी को डिवाइड करेंगे कि किस तरह से इकोलॉजी डिवाइड है, अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो इकोलॉजी है वो दो बेसिक कंसेप्ट पे जो है वो डिपेंड करती है, एक होता है ऑटो इकोलॉजी, एक होता है सिन इकोलॉजी, ठीक है। तो सिन इकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी की, और ऑटो इकोलॉजी का मतलब हम समझते हैं इंडिविजुअल की स्टडी, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, जो एक कम्युनिटीज की स्टडी करी गई थी उस फॉरेस्ट के अंदर, ग्रासलैंड्स के अंदर आप बोल सकते हो, इंडिया के अंदर उस टाइम पे इकोलॉजी की स्टार्ट हुई थी। जो प्रोफेसर आर मिश्रा थे 1944 टू 1945, उन्होंने इकोलॉजी की स्टडी करी थी। उसके बाद उन्होंने एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर स्टडी करी थी, ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कुछ मेथड्स दिए थे, ठीक है, उन्होंने कुछ मेथड्स दिए थे सोइल एनालिसिस के, उन्होंने बात करी थी सोइल एनालिसिस पे, ठीक है। और उन्होंने क्या करी थी, एक सोसाइटी बनाई थी, सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी, मतलब कि एक स्टडी करी थी ट्रॉपिकल पे ऊपर, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इन पे उन्होंने स्टडी करी। उन्होंने एक सोसाइटी एस्टेब्लिश करी 1958 में, और जो स्कूल ऑफ इकोलॉजी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1960 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना कुछ करा है इकोलॉजी को स्टार्ट करने के लिए, दैट्स व्हाई इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। इंडियन इकोलॉजी इसलिए क्योंकि इंडिया में जो इकोलॉजी की स्टार्ट थी, इकोलॉजी का कंसेप्ट था, आइडिया था, वो दिया था प्रोफेसर आर मिश्रा ने, ठीक है। जैसे जैसे स्टडी जो है वो एडवांस होती गई, आगे बढ़ती गई, तो इकोलॉजी के जो लिंक थे वो फर्दर बायोलॉजी से, साइंस से रिलेटेड
हमने आगे फर्दर उनको रिसर्च में इंक्लूड कर दिया। जैसे ही टाइम पास होता गया, टाइम निकलता गया, तो जो इकोलॉजिकल रिसर्चर्स थे, इकोलॉजिकल रिसर्चर्स मतलब कि मेनली वो साइंटिस्ट जो कि काम करते थे इकोलॉजी की स्टडी के लिए, ठीक है। उन्होंने एनवायरमेंटल की अलग अलग कंडीशंस को देखा, जैसे कि पोल्यूशन है अलग अलग टाइप की वेजिटेशन के ऊपर, और किस तरह से उनके जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या इनिशिएट करते हैं एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ एजेंसीज हैं जैसे कि एमएबी की फुल फॉर्म क्या होगी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, ठीक है। एंड IUCN, आई थिंक ये नाम तो सबने सुने ही होंगे, आपके फुल फॉर्म इनकी थोड़ी ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, इट इज इन द स्विट्जरलैंड, that focus their work on biological basics of productivity and human welfare for farmers, ठीक है। ये तो थी हमारी हिस्ट्री कि इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इकोलॉजी कहाँ स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे एंड हुई, एंड तो अभी तक हुई नहीं है, खैर। बेसिकली आई वांट टू से कि इकोलॉजी का स्टार्ट किस तरह से हुआ था, वर्ल्ड में कैसे हुआ था, इंडिया में कैसे हुआ था और किसने करा था, ठीक है। तो इस पे बेसिक पे जैसे एक क्वेश्चन है, डिस्कस इन द ब्रीफ the contribution of various scientists in the development of modern ecology। देखो इस क्वेश्चन में उसने पूरा का पूरा सीन पूछ लिया। अभी तक जो हमने बात करी, इसने सीधा बोला है कि जितने साइंटिस्ट आप याद रख सकते हो, साइंटिस्ट हैं कितने भी कंट्रीब्यूटेड थे, जितने आप याद रख सकते हो, पूरे के पूरे इसके अंदर चिपका देने हैं। उनका क्या क्या रोल था, उन्होंने क्या क्या सर्च करी थी, क्या क्या उन्होंने कंसेप्ट दिए थे, ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के अंडर बतानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वही पहले वाला टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से रट लेना। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब डिविजन ऑफ इकोलॉजी। देखो एट प्रेजेंट जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसको हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर पार्ट्स में। अभी हमने देखा इकोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड रह के अपनी लाइफ को प्रोसीड कर रहे हैं। अब वहीं पे हम देखते हैं कि इकोलॉजी के भी फर्दर पार्ट्स हैं, बिकॉज हमारा जो यूनिवर्स है यू कैन से बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बट हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर, नॉट ओनली इंडिया। ओके, सो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। सो उसके बेसिस पे और यू कैन से उसकी वजह से हमें हर चीज को स्टडी करने के लिए माइनर पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, ठीक है। तो इकोलॉजी जो है हम उसे डिवाइड करते हैं दो टाइप से, ठीक है। इकोलॉजी के हैं दो टाइप्स, एक है एनिमल इकोलॉजी एंड सेकंड वन इज द प्लांट इकोलॉजी। अब हमने एनिमल और प्लांट इकोलॉजी तो डिवाइड कर ली, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्यों डिवाइड करी है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हम कैटेगरी के अंदर रखेंगे। क्या मॉडर्न इकोलॉजी या जो इकोसिस्टम है इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप से, एक होती है ऑटो इकोलॉजी एंड द सेकंड वन इज द साइनो इकोलॉजी। इस बारे में वैसे मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, अभी मैंने बताया था कि ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ, कि एक पर्सन, एक ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, एक प्लांट यू कैन से, तो वो अपने एनवायरमेंट में किस तरह की इंटरेक्शन शो करता है, किस तरह से वो बेनिफिट होता है एनवायरमेंट से, किस तरह से वो उनके साथ कम्युनिटीज बनाता है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की स्टडी जो है वो है ऑटो इकोलॉजी, एंड इफ वी टॉक अबाउट द साइनो इकोलॉजी देन दिस इज द स्टडी ऑफ कम्युनिटी। ओके, दिस इज द स्टडी ऑफ अ ग्रुप यू कैन से विद, और सिर्फ स्टडी उनकी नहीं करनी है, उनकी स्टडी करनी है एनवायरमेंट के बेसिस पे कि वो एनवायरमेंट पे किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। द डिवीजन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एज आई ऑलरेडी सेड। इसके बाद ये चीजें मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, व्हाट इज ऑटो इकोलॉजी एंड व्हाट इज सिनिकोलॉजी। सो हम आगे बढ़ते हैं। इट हैज also been broadly classified into two types depending on the study of habitat। अभी हमने दो टाइप में डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म नंबर, कि कितने जो ऑर्गेनिज्म है कितने ग्रुप में है, या फिर एक अकेला ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अभी हमने डिवाइड करा था ऑटो इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी में। उससे पहले हमने डिवाइड करा था एनिमल और प्लांट इकोलॉजी। अब उसके बाद हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट,
हैबिटेट का मतलब क्या है कि वो कौन सी जगह पे रहते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस तरह की कंडीशंस उन्हें चाहिए खुद को सरवाइव करने की। एक्वेटिक इकोलॉजी एंड द सेकंड वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। व्हाट इज एक्वेटिक इकोलॉजी? एक्वेटिक इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक्वेटिक इकोलॉजी के अंडर रखते हैं। इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर या फिर इटेरियन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी कौन सी है, इज इट फ्रेश वाटर और इज इट मेराइन वाटर। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, दिस इंक्लूड्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक जो हमने बात करी है ऑर्गेनिज्म, तो वो भी लिविंग ही है, एक्वेटिक वाले भी लिविंग ही है, टेरेस्ट्रियल वाले भी लिविंग ही है, बट एक्वेटिक वाले क्या है, वो वाटर में है, और ये वाले क्या है, ये नॉर्मल फॉरेस्ट के अंदर हैं, ग्रासलैंड्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, डेजर्ट हैबिटेट्स हैं। ठीक है, इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रोपलैंड्स, डेजर्ट हैबिटेट। तो इसके बाद आगे भी हम इकोलॉजी को सब डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट के बेसिस पे। अब मेनली इनमें आगे इंक्लूड करता है व्हाट इज ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, कि ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी क्या होती है। इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो इसका इसने टर्म यूज करी है ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। थोड़ा समझो, व्हाट ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी मतलब ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हम बात करेंगे कि एनिमल या प्लांट का रिलेशन कैसा है, एनिमल या एनिमल का रिलेशन कैसा है, किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, प्लांट या प्लांट का रिलेशन कैसा है, हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो इकोलॉजी है वो हम देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो किस तरह से लाइट, सोइल, वाटर, इन चीजों पे डिपेंड करता है। उसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, वो किस तरह से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, या उन्हें भी लाइट चाहिए, उन्हें भी एयर चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बिहेवियर इकोलॉजी। व्हाट इज बिहेवियर इकोलॉजी? जैसा कि आप देख सकते हो, नाम इंडिकेट कर रहा है इसका बिहेवियरल, यानी कि बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या हम देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर देखते हैं कि किस तरह से जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जैसे कोई कंडीशन चेंज होती है एनवायरनमेंट की, तो वो किस तरह से बिहेव करता है उन कंडीशंस में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। as you all know that what is population. Okay, so population ecology, it is a study as you population in relation to environment. उसके बाद क्या है, एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, वो किस तरह से एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से वो रिलेशन शो करता है, जिसके अंदर हम इसकी साइज, इसकी डेंसिटी, इसका डिस्पर्जन, डेमोग्राफिक, हर चीज को हम स्टडी करते हैं। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, इसे एक वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है, स्टडी ऑफ डिनोम्स और ब्लैक मैजिक। द वर्ड डेमोग्राफिक कुड बी यूज्ड, इट इज डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम थोड़ी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, इसमें हम एलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन के अंदर कितनी जीन है, और कितनी मतलब कि रैंडमली कितनी है, एक जीन एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी बार रिपीट हुई है, एक अलील का जो कैरेक्टर है वो एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी बार रिपीट होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम स्टैटिकली वे में हम देखेंगे। देन अगर हम नेक्स्ट इकोलॉजी की बात करते हैं तो वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी से समझ में आ रहा होगा, ये एक ग्रुप है। ठीक है, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ओके, इसका मतलब है कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज है, जो बायोलॉजिकल ग्रुप्स बने हुए हैं, वो किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह के वो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, किस तरह का वो स्ट्रक्चर शो करते हैं, बायोडाइवर्सिटी दिखाते हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कितने ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह पा रहे हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट जो इस पे लैंड पे रहता है, किसको ऐसा हैबिटेट चाहिए जो डेजर्ट में हो, किसी को चाहिए ग्रास लैंड में। ठीक है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से वो कम्युनिटी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, तो ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर। If we are talking about the next, that is ecosystem ecology.
इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, एनिमल्स प्लांट्स तो ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी नाम यहाँ पे आया है। आई होप यू ऑल नो अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज बिकॉज इससे पहले हम कुछ हमने फाइलम किंगडम इस टाइप की कुछ चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करी थी ना। उससे भी ज्यादा अगर मैं डीप में जाऊं तो मैंने आपको बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में भी पढ़ाया था कुछ टाइम पहले, पहले वाली क्लासेस में हमने बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में भी बात करी थी। तो दीज जो है, these organisms are, you can say, these are the microorganisms। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, नेकेड आई से हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या आता है, जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर या लाइक उनका वाटर, एयर, सॉइल जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, किस तरह से उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और किस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंडर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक मुझे ये बताओ, जो मैंने ये रामायण आपको सुनाई है, क्या ये अभी तक क्लियर है सबको? सविता, नैन्सी, बताइए। यस मैम, क्लियर। सविता, आपको समझ में आया? देखो ये डिविजन्स हैं, ये इकोलॉजी के पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, कौन से होते हैं। यस मैम। ओके सविता, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स हैं, आपको इनकी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। अच्छा है, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऑब्वियसली। देखो, कम्युनिटी इकोसिस्टम इकोलॉजी अगर बात करें, कम्युनिटी मतलब पूरी कम्युनिटी की बात करिए कि किस तरह से कम्युनिटी एक टाइप से हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमें रिलेशन देखना है। ठीक है, अब जिस तरह की आपको टर्म दी गई है वो थोड़ा सा सोचो कि ये क्या हो सकता है। पॉपुलेशन में देखो, पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, उसका हम हर फैक्टर, हर एक चीज हम उसकी स्टडी करेंगे, जैसे कि उसके साइज देखेंगे, उसकी डेंसिटी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके स्टैटिकल चीजें देखेंगे कि कितनी मान लो एक पॉपुलेशन दे रखी है, तो अगर हम हर एक इंडिविजुअल की पर्टिकुलरली स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आपको एक डाटा दिया होता है कलेक्टिव, मतलब कि मान लो 200 एक जगह पे 200 ऑर्गेनिजम्स हैं, 200 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, उनमें से 70 जो है वो हेटरोजाइगोट्स हैं, उनमें से जो 130 हैं, सॉरी 130 भी छोड़ो, 70 होमोजाइगोट हैं, और फिर बोल देंगे कि ये वाले इतने हेटरोजाइगोट्स हैं, इतने वाले। ठीक है, तो इस तरह से आपको देंगे डाटा, तो उसका आपको बोल देंगे कि जीन कलेक्ट करो, जीन की फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करो। ठीक है, तो इस तरह से उसमें स्टैटिकल चीजें हमने पढ़नी होती है। तो आप टर्म को थोड़ा ध्यान से सोचो, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी, इतना ज्यादा इजी, सॉरी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक इकोलॉजी की, कि टेक्सोनोमिक इकोलॉजी क्या होती है। इट इज अ डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप। टेक्सोनोमिक ग्रुप से आपको, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको टेक्सोनोमिक वर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था टेक्सोन। टेक्सोन क्या होता है? ठीक है, बताएगा कोई मुझे कि टेक्सोन क्या होता है? क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जो एक वर्ड पढ़ा था, टेक्सोन क्या होता है? सबसे हाईएस्ट क्लास को टेक्सोन बोलते हैं। कविता, आप बताओ। कविता, देखो इसमें यहाँ पे एक वर्ड है टेक्सो, एक होता है टेक्सोन, एक होता है टेक्सोनोमी। ठीक है, तो एक हम सिस्टम मान के चलते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं उनको, एक स्टेजेस पे हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जो एक स्टेज है ना, मान लो जैसे, और किसी को हम स्पीशीज, जीनस, फाइलम इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो वो जो एक स्टेज है वो है टेक्सोन, है ना। उसको फिर हम फर्दर उसमें डिवाइड करते हैं, डिवीजन, सब डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करने हैं, इसमें हमने टेक्सोनोमिक ग्रुप जो होते हैं उनकी एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करनी है, जिसके अंदर जिसके अंदर अलग अलग टाइप की इकोलॉजी इंक्लूड हो जाएगी, जैसे कि माइक्रोबियल इकोलॉजी है, मैमेलियन इकोलॉजी है, इंसेक्ट इकोलॉजी है, या ह्यूमन इकोलॉजी। टेक्सोन का मतलब यहाँ पे जैसे इकोलॉजी, अलग अलग इकोलॉजी से आपको समझ में आया होगा, एक जगह पे
इन्होंने वर्ड यूज करा है माइक्रोबियल, यानी कि माइक्रोबियल जो है वो एक अलग टेक्सोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमंस जो है वो एक अलग टेक्सोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। Then if we talk about the next one, that is physiological ecology, or you can say ecophysiological, sorry, physiology. It is the study of changes into the physiological procedure. Physiological procedure का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी भी नहीं, अगर हम बात करें पूरा ऑर्गेनिजम्स की, सबकी, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन, प्लांट्स भी हैं, ऑर्गेनिजम्स कोई भी है, ठीक है, जो लिविंग थिंग है, उनकी जो सेल्स है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है। मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं आ पा रहा है कि पता नहीं हमने इस बारे में बात करी है नहीं करी है, पर मुझे थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है कि शायद ये टॉपिक कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो सारी सेल्स के अंदर क्या होता है, एक मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ केमिकल चीजें बनती हैं, कुछ केमिकल चीजें ब्रेक होती हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म एंड इसके अंदर दो फैक्टर होंगे, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होती है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, जिसके थ्रू वो क्या होता है, न्यूट्रिशन वगैरह लेता है ना, उसको एनर्जी मिलती है। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं उसकी, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। और इन जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का एनवायरनमेंट के साथ जब हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल या फिर इकोफिजियोलॉजी, ठीक है भाई। ये इसके बाद है केमिकल इकोलॉजी। स्टडी होती है एनिमल्स की और इंसेक्ट की अडेप्टेशंस, किस तरह से उन्होंने करी है, कौन सी अडेप्टेशंस करी हैं, और वो जो अडेप्टेशंस हुई हैं वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। दिस इज द केमिकल इकोलॉजी, यू कैन से। इफ वी टॉक अबाउट द पैलियो इकोलॉजी, ये क्या होती है, ये स्टडी होती है ऑर्गेनिजम्स की और उनके एनवायरनमेंट की, ठीक है, उनके जियोलॉजिकल बेस्ड या फिर साइटो इकोलॉजी। साइटो इकोलॉजी में क्या होता है, जो उसकी साइटोलॉजिकल डिटेल्स को वो करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके देखते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर देखते हैं, अलग अलग स्पीशीज के अंदर देखते हैं। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, इसका मतलब क्या है, उसमें प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, एनिमल सबके सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल से क्या मतलब समझते हो, एक होता है जूलॉजिकल, एक होता है जियोलॉजिकल। व्हाट इज जियोलॉजिकल? देखो, एरिया, किसी एरिया के बारे में जो स्टडी होती है है ना, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसके अंदर उसकी सोइल, वाटर, उसकी सारी चीजें इंक्लूड होगी, उसकी कंडीशंस, उसकी वेदर, सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं, तो उन चीजों की उनके ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से रिलेशन है, इन चीजों को स्टडी करना है पैलियो इकोलॉजी। फर्दर हम आगे बात करते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी या इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ये स्टडी होती है कि किस तरह से जो एनर्जी है वो फ्लो करती है एक एनवायरनमेंट के अंदर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद पता नहीं 11th में था, पता नहीं 10th में था, एक ये चैप्टर आता है इकोलॉजी का, जिसमें आपको बताया जाता है कि 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल तक पास ऑन हो पाती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 90% थी वो तो वेस्ट हो गई। तो इन चीजों की स्टडी, तो फ्लो हो रहा है, जो हर एक ट्रॉपिक लेवल है उसके ऊपर 90% एनर्जी कम हो रही है, ओनली उसकी जो 10% है वो आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है, अगर एक प्लांट से एक एनिमल ने एनर्जी मान लो 100 किलो जूल ली थी, उसके बाद उसने आगे फर्दर करी, वो 100 से 10 हो गई, 10 से 1 हो गई, 1 से 0.1 हो गई, आगे फिर 0.01 हो गई, तो वो कम होती गई, है ना। बट एनर्जी क्या है, वो खत्म नहीं होती है। याद होगा लो आपको ये, कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हो जाती है। तो इन चीजों की जो स्टडी है उसे कहते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी या फिर इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ये सारी चीजें हम इसके अंडर पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इथोलॉजी, ये क्या होती है, एनिमल बिहेवियर्स को स्टडी करना होता है अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर। अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर का मतलब है कि आप एक एनिमल को एक जगह पहले रखो, उसके बाद क्या करो, उसको वहां से उठा के, मान लो किसी को हमने हमारे वाले एरिया में रख दिया, ठीक है। हमारे वाले एरिया का मतलब क्या है, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, मतलब कि 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी, इस टाइप की कंडीशन चलती है, बीच बीच का मौसम भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है बीच में। उसके बाद अगर हम उसी एनिमल को उठा के कहीं ऐसी जगह रख रहे हैं, क्या बोल छोड़ के आ रहे हैं, जहाँ पे
क्या होती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है, 12 के 12 महीने बर्फ पड़ती है। उसके बाद हम उसको कहीं ऐसे छोड़ देते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है, वहां पे सर्दियों का नामो निशान नहीं होता है। तो उसके बाद हम उसका जो बिहेवियर में चेंज होगा उसकी स्टडी जो करेंगे, दैट इज इथोलॉजी, ठीक है। तो एनिमल्स का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस और अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट्स, किस तरह से वो चेंज होता है, उसकी स्टडी को इथोलॉजी कहते हैं। आफ्टर दैट सिस्टम इकोलॉजी। इस सिस्टम इकोलॉजी क्या होती है? It is the analysis of structure and function of an ecosystem using applied mathematics और statistics, ठीक है। तो देखो बायो वाले स्टूडेंट हो तो भाई देखो मैथ का तो सबका ही रोना रहता है, मेरा तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो मैथ बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो सिस्टम इकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ टर्म्स को काउंट करते हैं, उसकी स्टैटिक्स बना के देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, उसमें फॉर्मूला लगा के देखते हैं, एक टाइप से हम उसमें मैथ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सिस्टम इकोलॉजी। देन इफ वी टॉक अबाउट द हैबिटेट इकोलॉजी, की हैबिटेट इकोलॉजी क्या होती है। अभी अभी मैंने जो ये वर्ड है हैबिटेट, इसके बारे में बताया था कि हैबिटेट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस जगह पे हम छोड़ रहे हैं, कैसी जगह पे वो रह रहा है, कैसी वो कंडीशन है जिनमें वो रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को है अलग अलग हैबिटेट्स के अंदर रख के उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। some other branches of ecology and such a conservation ecology, कुछ और भी हैं जैसे कि कंजर्वेशन इकोलॉजी है, प्रोडक्शन इकोलॉजी है, स्पेस इकोलॉजी है, रेडिएशन इकोलॉजी है, वो भी रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, उनके बारे में भी जानना है। पर अभी तक आई तो तुम्हें ये चीजें याद रहनी चाहिए। ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, सिन इकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उनको डिवाइड करा गया है, कौन से बेसिस पे डिवाइड करा गया है ये तुम ध्यान रखना, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, then organism behavioral and population, community and ecosystem, then taxonomic and physiological, chemical, paleoecology, production ecology, ethology and system ecology, and last one is the habitat ecology। मुझे ये बताओ क्या इसमें किसी को कोई समस्या है भाई, इनमें कोई डेफिनेशन समझ नहीं आई हो तुम्हें? नैन्सी सारा क्लियर है? यस मैम। सविता आपको?